जो अभी आपने देखी तस्वीर इस रिपोर्ट में, उससे एक बात तो साफ है कि बिल्कुल निराधार तरीके से सिर्फ ये कोशिश है कि जितना जोर शोर से हम आरोप लगा सके भारत पे लगाएं। गंभीर आरोप की तो बात करते हैं, लेकिन कोई सबूत देने में अब तक नाकाम रहे। भारत सरकार लगातार सबूत मांगती रही, लेकिन वो सबूत अब तक मिला नहीं। और अब चुनाव महज 1 साल में होने वाला है और जस्टिन ट्रूडो की हालत क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट में देख रहा था, जो वहाँ के दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है, उसने एक न्यूज़ चैनल के लिए सर्वे किया, तो उसने पाया कि सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो लिबरल को वोट करने के पक्ष में हैं। 28% कैनेडियन मानते हैं कि लिबरल पार्टी चुनाव में बेहतर कर सकती है, बशर्ते कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दें। मेरा सवाल शिवकांत शर्मा जी आपसे होगा, क्या इस रिपोर्ट की हकीकत से जस्टिन ट्रूडो वाकिफ हो चुके हैं और इस वजह से ये अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं भारत पे? देखिए, वाकिफ तो वो आज से नहीं, पिछले 2 साल से हैं। वो दूसरा विश्वास मत अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं। और एक तरह से उनकी सरकार अल्पमत में है, तो उन्हें हार तो साफ दिखाई दे रही है। आपने केवल लिबरल पार्टी के सर्वे के बारे में बताया, लेकिन जो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी है उसको उसके पक्ष में 40% के आसपास लोग हैं। तो जब आपके दोनों ही पक्ष मिला लें तो एक 28% है, एक 26% है, तो 42% उससे तो ज्यादा है। इसलिए हार तो उन्हें साफ दिखाई दे रही है। तो ये एक कारण है। लेकिन दूसरा एक कारण मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों इन्होंने घोषणाएं की पिछले साल, जो पहली बार आरोप लगाए थे, उससे एक दिन पहले जो है ग्लोबल वर्ल्ड, एक समाचार पत्र है कनाडा का, उसके हाथ एक रिपोर्ट लगी थी। और वो रिपोर्ट चीन के दखलंदाजी के बारे में थी, किस तरह से कनाडा के चुनाव में चीन ने पैसा लगाया और दूसरी तमाम तरह की जो मतलब उसके पास साधन है उनका प्रयोग करते हुए 10 से 11 लिबरल पार्टी के जो सांसद थे वो उसकी वजह से जीते थे और 9 कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की हार हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। इससे पहले कि अखबार ये छाप पाता, इन्होंने शिगोफा छोड़ दिया और एक तरह से मोर्चा खोल दिया भारत के खिलाफ। आज भी देखिए, ये जो इन्होंने अभी अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब सारी बातें निकल के आ रही हैं। कल इनको पेश होना है कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रही एक संसदीय समिति के समक्ष। और वहां इनकी क्या कली खुलेगी ये तो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये बता रही है कि ये केवल इनका चुनावी खेल नहीं है, इसके पीछे मुझे लगता है चीन की ताकत भी काम कर रही है। और क्योंकि चीन का हाथ है तो पाकिस्तान के हाथ होने से आप इनकार नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान का हाथ भी है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान और चीन ने मिल करके एक नया पाकिस्तान फ्रंट कनाडा में खोल दिया है, जो भारत के लिए वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है। और आप पाकिस्तान की बात आप नहीं कह रहे हैं सिर्फ, यहाँ पे वहाँ के खुद कनाडा के इंटेलिजेंस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि कनाडा के नीतियों में पाकिस्तान का दखल यहाँ पे रहा है पिछले कुछ सालों से। और आपने चीन की बात कर दी। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लगता है कि इसको भी जनता की नज़रों से ओझल करने की कोशिश यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो की चल रही है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। IDSA में यूरोप और यूरेशिया के एसोसिएट फेलो स्वास्थ्य राव और द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, और साथ में एक पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक वोहरा साहब भी जुड़ेंगे। तो उन सब से चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूं यहाँ पे आपके पास जो IDSA में यूरोप और यूरेशिया के एसोसिएट फेलो हैं स्वस्ति राव। स्वस्ति, ये क्या लगता है, ये जो पूरा चीन पाकिस्तान का मामला, और चूंकि आप जा रहे हैं I-5 के पास और G7 से मांग कर रहे हैं, और सबसे कह सकते हैं कि दुख की बात यह है कि बगैर ज़मीनी हकीकत को समझे हुए वहाँ से बयान आता है UK से भी कि भारत को इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए। USA की तरफ से कुछ इसी तरह के बयान आते हैं। ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डिप्लोमेसी के स्तर पर, यह सही नहीं है। जी,
तो आप सबको मेरा नमस्कार। और लक्ष्मण जी, बिल्कुल मैं आपकी इस चर्चा को सुन रही थी और इधर कुछ दिनों से हम लोग बार बार इसी इसी को के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें दो चार बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो का जो ये एक डेस्परेशन हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से जो शुरू से एक हाई हैंडेड जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जो कतई किसी भी तरीके से ना गरिमामयी है ना डिप्लोमेटिकली वेल प्लेस्ड है, अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने उद्घोष किया है, इस बात का कोई सर पैर नहीं है, अलावा इसके कि वो अपने डोमेस्टिक वोट्स को वहां साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में सारे समीकरण हमको पता है कि कौन से उनके कोलिशन के पार्टनर्स हैं, वो खालिस्तानी हैं और वो क्यों उनको इतना खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो डोमेस्टिक रेटिंग्स है, अप्रूवल रेटिंग्स है, इस समय ऑल टाइम लो पर है। और अगर मैं आपको बहुत ताजा आंकड़ों के बारे में भी बताऊं तो तकरीबन केवल 30% कैनेडियंस हैं जो एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो को कहीं सपोर्ट करते हैं, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी उनकी है जो उनको नहीं करती। और ये एक आम राय है, अगर आप किसी कनाडा में किसी को जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि कैनेडियंस कैन नॉट स्टैंड जस्टिन ट्रूडो एनी मोर। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ बात आती है कैनेडियन स्टेट की और भारत की। और देखिए, मेरा इसमें मत ये है कि यहाँ पर हमको एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हमको टर्मोइल दिख रहा है। वो ये कि एक तरफ देखिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो तो जाएंगे, फिर एक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनेगी। अब सरकार बन जाने मात्र से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि अभी अजीत डोभाल साहब जो हैं वो मिल रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। ट्रूडो के से ज्यादा हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया की कम्युनिटी कितनी बड़ी है। ये सिख खालिस्तानी तो बहुत ही छोटा सबसेट है, उससे ज्यादा कई लाखों की संख्या में वहां पे सिख कम्युनिटी है इंडिया की, जो वहां के इकोनॉमिक मैं कहूंगी कि जो फ्रेमवर्क के लिए इतनी जरूरी है। और उसके अलावा जो लाखों स्टूडेंट्स हैं इस वक्त हिंदुस्तान के जो लोग हैं, भारतीय हैं, वो वहां पे सबसे बड़े एक्सपैट कम्युनिटी है, यहाँ तक कि चाइना से भी बड़ी एक्सपैट कम्युनिटी है कनाडा में। तो हमको इन सारी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक परिपक्वता का प्रदर्शन करना जो है वो लाजमी है। और इस परिपक्वता से मेरा मतलब ये है कि जो लार्जर कन्वर्जेंस है कि भाई इंडो पैसिफिक में क्या स्ट्रैटेजी अनफोल्ड करेगी, और इसके लिए हमें अभी से कोशिशें जरूर जारी रखनी चाहिए। जहां तक भारत का देखिए स्टैंड है, उसमें हमने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि आप हमको, यू कैन नॉट टेक अस फॉर अ राइट, है ना। अगर आप ये सोचें कि आप इस तरह से बिना एविडेंस दिए और ऐसे हमारी भर्त्सना करेंगे तो इसके लिए वी आर नॉट रेडी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना जरूरी है कि मैथ्यू मिलर ने जब कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना होगा अपने मित्र राष्ट्रों के सामने कि हमारा जो इस पे पूरा अप्रोच क्या है। तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक बना रहे, इसमें इकोनॉमिक रिलेशन है, और हमें वी हैव टू लुक फॉर अ पोस्ट ट्रूडो सोल्यूशन। ट्रूडो के रहते तो देखिए इसमें सोल्यूशन आना संभव नहीं है, वो एक न्यूसेंस मेकर है और एक रिपीट ऑफेंडर है। बिल्कुल, इस पे भारत का रुख क्या होना, भारत का रुख क्या होना चाहिए, भारत का रवैया क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग आगे शो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चलते हैं आरती टिक्कू सिंह के पास। आरती, मेरा सवाल ये है कि जो अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने जो बातें कही, इसमें एक चीज़ ये उठता है कि पहले वाली स्थिति अब रही नहीं। पहले इंडियन डायस्पोरा में वहाँ पे सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, हावी थे। एक ज़माना था जब अलगाववाद की बात करना कई लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन अब वहाँ पे देखिए तो साउथ इंडियन के लोग भी हैं, गुजरात के लोग भी हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग भी वहाँ पे हैं, और वो लोग डेवलपमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह के लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का ये जो हथियार है कि हम भारत पर आरोप लगा करके हम उस वोट बैंक को जीत लेंगे, वो कितना सफल हो पाएगा? देखिए, जितने भी वक्ता अभी थे, मैं उनके साथ एग्री करती हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक कंपल्शंस है। साथ ही साथ ये भी सच है कि यूएस और कनाडा ने खालिस्तान मूवमेंट को पिछले 40 साल से पाल के रखे हैं। आपको याद होगा कनिष्का बॉम्बिंग जो हुई 1985 में, 300 से ज्यादा लोग मारे गए उसमें। कैनेडियन, सबसे ज्यादा लोग उसमें कैनेडियंस थे, और वो बबर खालसा ने वो बॉम्बिंग की थी। तो कनाडा ने उस सारे केस को दबाया। उस केस के बारे में आज तक कोई कन्विक्शंस नहीं हुई। उस केस के जो खालिस्तानी इन्वॉल्व थे उनके बारे में कभी कोई बात नहीं होती। जस्टिन ट्रूडो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो निज्जर की है बात है वो उठाएंगे। और लगातार जो जितने भी इल्जाम उन्होंने लगाए हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, उसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि जिस तरह से सिख, आपने सही बात कही कि जो सिख सेपरेटिज्म की जो पकड़ थी डायस्पोरा में, वो कमजोर होती गई, क्योंकि पिछले 40 साल में और भी सबसेट्स है, गुजराती लोग हैं, बंगाली है, तमिलियंस है, बहुत सारी और कम्युनिटीज है इंडिया से जो वहां गई है एज इमिग्रेंट्स और रह रहे हैं और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस वक्त जिस तरह का रुख अपनाया है ट्रूडो ने, इनफैक्ट जब से वो आए हैं पावर में, जिस तरह की हॉस्टिलिटी उन्होंने दिखाई है, लगातार उन्होंने खालिस्तानी के साथ वो खड़े रहे, उनका वोट बैंक है। जब इंडिया आए थे यहाँ पे भी उनको तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पंजाब के, उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा था ये कह के कि हमारे यहाँ ये मत करो और खालिस्तानियों को सपोर्ट मत करो। तो ये एक कंप्लीटली बाय पार्टिजन व्यू है इंडिया में, क्योंकि खालिस्तान का मूवमेंट पंजाब में जिंदा नहीं है, यहाँ पे कोई रिवाइवल नहीं है, कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है खालिस्तान मूवमेंट के लिए या खालिस्तान सेंटिमेंट के लिए। और वही मैं कहूंगी इंडियन कम्युनिटी जो नॉर्थ अमेरिका में है, उनमें कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं है बाय एंड लार्ज। लेकिन इनके जो बाड़े के जो टट्टू है, जो खालिस्तानी रखे हैं उन्होंने, उनके लिए ये उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ इतनी सी बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जस्टिन ट्रूडो के लिए। मुझे लगता है उससे ज्यादा एक बड़ा इशू है कि इंडिया जो है पिछले 30 साल में इंडिया एक राइजिंग पावर है, एक इमर्जिंग पावर है, और वो अपनी कहीं ना कहीं असर्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसी में बना के रखी है। इनफैक्ट वही हमारा इंडिया की यूएसपी हमेशा हिस्टोरिकली भी वही रही है कि हम लोग मल्टीपोलैरिटी